हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज भूगोल सब्जेक्ट में ज्वालामुखी का हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपको भूगोल में अक्षांश देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, भूकंप और इसके बाद ज्वालामुखी का हम अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी क्या होती हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं कि ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्म लावा या मैग्मा है, पृथ्वी से जो ऊपरी भूपटल से लगभग 200 किलोमीटर की गहराई में लाल तप्त मैग्मा है, जिसे स्टेनोस्फीयर कहते हैं। जब वहाँ ताप और दाब बढ़ता है तो ताप और दाब बढ़ने से गैसें बनती हैं और वही गैसें उस पृथ्वी के ऊपरी भूपटल को तोड़ते हुए बाहर निकलती हैं, जिससे मैग्मा और भूपटल के टूटे हुए टुकड़े, गैस, ठोस, द्रव, ये तीनों रूपों में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह से गहराई पर यहाँ पर लाल तप्त मैग्मा है और यही लाल तप्त मैग्मा जब ताप और दाब के प्रभाव से धरातल को तोड़ करके मैग्मा बाहर निकलता है। जैसे यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा तो ये प्रेशर इतना तेज डालता है कि इसकी सतह के ऊपर मैग्मा बाहर आता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से ऊपर आता है तो इसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी से ठोस भाग भी निकलता है। ठोस भाग में जैसे भूपटल के टूटे हुए बड़े बड़े शिलाखंड टूट करके बाहर निकलते हैं। द्रव अवस्था में जलवाष्प और लिक्विड, ये लाल तप्त मैग्मा भी निकलता है, गैसें भी निकलती हैं। तो ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से ठोस, द्रव और गैसें तीनों रूपों में पदार्थ बाहर निकलता है। जो धरातल से टूटे हुए शिलाखंड बाहर निकलते हैं, तो ये जब बाहर निकलेंगे, जैसे कहा जाए कि जो लाल तप्त मैग्मा है ये विस्फोट करके जब बाहर निकलता है तो ये मैग्मा बड़ी ऊंचाई में जाता है, काफी ऊंचाई तक चला जाता है और ये ऊंचाई में जाकर के फिर ये पृथ्वी की सतह पर नीचे गिरता है। तो जब ये पृथ्वी की सतह पर नीचे गिरता है तो ये बड़े बड़े पिंड के रूप में बन जाते हैं। जब ये बहुत बड़े पिंड अंगारों के रूप में बनते हैं, जिनका व्यास 1 से 2 मीटर तक का होता है, इन बड़े अंगारों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। लेकिन जब ये आकार गेंद के आकार के होते हैं तो इन्हें लैपली कहते हैं। लैपली। और जब ये मटर के दाने के आकार के होते हैं तो इनको स्कोरिया कहते हैं। स्कोरिया। तो जब ज्वालामुखी के बड़े अंगारों को ज्वालामुखी बम कहते हैं, गेंद के आकार के अंगारों को लैपली कहते हैं, कांच की गोलियों या मटर के दाने के आकार को स्कोरिया कहा जाता है। ज्वालामुखी के समय जब भूपटल क्रस्ट से ये धरातल को तोड़ करके बड़े बड़े शिलाखंड बाहर निकलते हैं तो इन ठोस पदार्थों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। जो बहुत बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं इनको पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ ये शब्दावलियां आपको देखना होगा कि जब
भूपटल के टूटे हुए बड़े बड़े शिलाखंड, ठोस पदार्थ शिलाखंड को पायरोक्लास्ट कहते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है, बड़ी ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी की सतह पर गिरता है, तो बड़े अंगारों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। अगर उससे छोटे आकार के, गेंद के आकार के अंगारे होते हैं, उन्हें लैपली कहते हैं। अगर बहुत छोटे आकार के हो गए तो इन्हें स्कोरिया कहा जाता है। ज्वालामुखी से गैसें भी निकलती हैं। गैसों में जैसे कहा जाए कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सा तत्व निकलता है, तो सर्वाधिक निकलने वाला गैसें होती हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा जलवाष्प 80 से 90% जलवाष्प, वाटर वेपर, जलवाष्प में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन बना है कि ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व निकलता है, तो जलवाष्प 80 से 90% जलवाष्प होता है। इसके अलावा जो गैसें, और भी बहुत सारी गैसें होती हैं जलवाष्प के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन गैसें होती हैं। तो जलवाष्प के अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैसें भी होती हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार, विस्फोट के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? ज्वालामुखी के प्रकार, नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, या इसी को हम कहें जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे नंबर में प्रसुप्त, या इसी को कह सकते हैं सुषुप्त, या सुषुप्त ज्वालामुखी। इसी को हम शांत ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। शांत या प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, या इसको कहते हैं डोरमेंट वल्केनो। तीसरा है मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी डेड वल्केनो। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, या शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी कह सकते हैं, मृत ज्वालामुखी। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी का मतलब है कि जिसमें हर समय ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में लावा बाहर निकल रहा हो, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन प्रसुप्त ज्वालामुखी जब लावा पदार्थ निकलना बंद हो जाए, कुछ समय के लिए बंद हो जाए,
प्रसुप्त हो जाए, सुसुप्त हो जाए, सोया हुआ, सोने के बाद उसे जगने की स्थिति बन सकती है, कभी भी वो विस्फोट कर सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। लेकिन जिस ज्वालामुखी का विस्फोट प्राचीन काल से ना हुआ हो और ना होने की संभावना हो, ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी या डेड वोल्केनो कहते हैं। यहां पर हम देखें कि सक्रिय ज्वालामुखियों की लगभग संख्या पूरी पृथ्वी पर लगभग 500 से अधिक बताई जा रही है। लगभग 500 ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से प्रमुख कौन कौन सी हैं? तो यहां पर आप प्रमुख ज्वालामुखी सक्रिय एक्टिव वोल्केनो कौन कौन सी हैं यहां आप देख सकते हैं लिस्ट में। तो सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी में आप लिस्ट बना लीजिए। जैसे एटना, एक तरफ ज्वालामुखी और एक तरफ स्थान या देश। एटना ज्वालामुखी इटली, इटली के लिपारी द्वीप में है, लिपारी द्वीप। दूसरा है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये भी इटली में है। इटली के सिसिली द्वीप में, सिसिली द्वीप। किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है, हवाई द्वीप में। मौना किया ये भी हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप। मौना लुआ ये भी हवाई द्वीप में है, मौना लुआ हवाई द्वीप में है। इसी क्रम में हम चलेंगे मौना लुआ के बाद कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का देश है, इक्वाडोर में है, एंडीज पर्वत माला पर है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है, फिलीपींस देश में है। माउंट पिनेटोबो ये भी फिलीपींस में है, फिलीपींस द्वीप में। माउंट ताल ज्वालामुखी अभी हाल ही में इसका विस्फोट हुआ है। करंट में भी आपका पूछा जा सकता है कि माउंट ताल ज्वालामुखी किस देश में है, तो फिलीपींस में है। या अभी हाल ही में किसका विस्फोट हुआ है, तो फिलीपींस में इसका विस्फोट हुआ है। माउंट पिनेटोबो ये भी एक्टिव वोल्केनो, ये भी फिलीपींस में है। इसके बाद हम देखें
एरेबस ज्वालामुखी, एरेबस ज्वालामुखी ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप में है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। इसी क्रम में हम चलेंगे। एरेबस के बाद अपने भारत में बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप में है। अपने भारत का एकमात्र एक्टिव वल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन ज्वालामुखी है। अपने भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन ज्वालामुखी है जो कि एक्टिव वल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक नरकुंडम ज्वालामुखी है जो शांत है, डोरमेंट वल्केनो है। इसके बाद कटमई ज्वालामुखी, कटमई, कटमई अलास्का में है, अलास्का यूएसए, अलास्का राज्य है, यूएसए देश है। कटमई ज्वालामुखी अलास्का यूएसए, अलास्का में है। इसके बाद यहां पर जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, पहले तो आपको यह पहचान करनी है कि कौन कौन सी एक्टिव वल्केनो है, कौन शांत या प्रसुप्त हैं, कौन मृत ज्वालामुखी हैं, इसमें पहचान भी करनी होती है। लेकिन इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिव वल्केनो में। इस लिस्ट के बाद आप देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है और ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है, क्योंकि जो लावा से पर्वत का निर्माण होता है तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। और आप जानते हैं कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वेडोर, इक्वेडोर देश में, इक्वेडोर देश में। लेकिन इसी में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, आप यहां लिख सकते हैं सक्रिय, क्योंकि अभी हम सक्रिय एक्टिव वल्केनो के बारे में ही बता रहे हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजस डेल सलाडो, नेक्स्ट आप पॉइंट में देखेंगे, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी
ओजस डेल सलाडो ये पेरू और चिली के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप आइए। विश्व का सबसे सक्रिय या सबसे तीव्र विस्फोटक ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे तीव्र विस्फोटक ज्वालामुखी कौन सा है? तो नेक्स्ट पॉइंट पर है किलायु ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी ये आप जानते हैं, ये हवाई द्वीप में हमने बताया है, हवाई द्वीप में है। ये विश्व का सबसे तीव्र विस्फोटक ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे तीव्र विस्फोटक ज्वालामुखी है। इसमें तीव्र विस्फोट होता है या सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे तीव्र विस्फोटक ज्वालामुखी किलायु, ये हवाई द्वीप में है, किलायु ज्वालामुखी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर अब देखते हैं 10,000 धुआरों की घाटी, किलायु कटमई ज्वालामुखी कहते हैं। तो यहां पर हम पॉइंट बनाएंगे कटमई ज्वालामुखी। कटमई ज्वालामुखी आप जानते हैं कहां पर है? अलास्का पर है। अलास्का आप लिस्ट बना चुके हैं, अलास्का यूएसए। कटमई ज्वालामुखी को 10,000 स्मोक्स वैली, धुआरों की घाटी। पूछा जाता है कि 10,000 धुआरों की घाटी किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो कटमई ज्वालामुखी को कहते हैं। तो देखिए अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सी है? ओजस डेल सलाडो है। विश्व का सबसे तीव्र विस्फोटक ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी, हवाई द्वीप में है। 10,000 धुआरों की घाटी कटमई ज्वालामुखी, अलास्का में। इतने क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट पॉइंट पे आप आइए। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी आप जानते हैं कहां पर है? इटली पर। आप लिस्ट में देखेंगे इटली के लिपारी द्वीप पर है, लिपारी द्वीप। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है इटली भूमध्य सागर के बीच में लिपारी द्वीप है और वहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। जब भूमध्य सागर पर रात होती है
और रात में जब ये विस्फोट लावा बाहर निकलता होता है तो उस समय प्रकाश निकलता है, लावा से प्रकाश निकलता है, जिससे पूरे भूमध्य सागर में प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे लगता है कि भूमध्य सागर के बीच में कोई स्ट्रीट लाइट लगी हो, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो देखिए, एक्टिव वोल्केनो में आपको जो हमने लिस्ट बनवाई है ये मुख्य है। हमने बताया कि एक्टिव वोल्केनो लगभग 500 है, तो 500 में जो मेन है वो हमने बताई है। इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। सबसे तीव्र विस्फोटक ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायु है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, तो ओजस डेल सलाडो है। और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, या जितने अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी तरीके से पूछे गए हैं, या आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, या ऑल कोई भी परीक्षा इंडिया की हो, जीएस के में अगर ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनेगा तो सामान्य से क्वेश्चन बनते हैं, जो सामान्य जानकारी के क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। आईएएस में जैसे है कि कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के भी पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आपके ये क्वेश्चन इस लेक्चर से मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप टारगेट टाइम्स का भूगोल का आप पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है। इसमें आपको जैसे भूकंप भी है, ज्वालामुखी भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको इस पेपर फॉर्मेट में आपको पूरा भूगोल के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं या जितने भी लगभग क्वेश्चन मिल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस में ये आपका पेपर तैयार किया गया है। इसका भी आप सहारा ले सकते हैं और प्लस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप मानक किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जहां ये लेक्चर में आपको जितनी चीजें बताई जा रही हैं, ये किसी भी परीक्षा के व्यू से ये आपका इम्पॉर्टेंट चीजें ही आपको बताई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपका विस्तार नहीं किया जा रहा है। जो मेन क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। नंबर 2 शांत या इसी को कहते हैं प्रसुप्त या इसी को कहते हैं सुषुप्त या डोरमेंट वोल्केनो। शांत का मतलब है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट बंद हो जाए, ज्वालामुखी से ठोस द्रव गैस निकलना बंद हो जाए, कुछ समय के लिए बंद हो जाए, शांत हो जाए, सो जाए। लेकिन सोया हुआ व्यक्ति कभी भी जग सकता है, जगने की संभावना होती है। उसी तरह इस प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो के सक्रिय होने, एक्टिव होने की संभावना होती है। इसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन जब प्राचीन काल से या हजारों वर्षों से पुनः सक्रिय नहीं हुआ और न होने की संभावना है, तब उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जब तक संभावना हो तो उसे डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। इसके अंतर्गत आपकी प्रमुख लिस्ट, इसमें भी बहुत सारी लिस्ट में है, लेकिन जो मुख्य क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, जैसे इसमें एक तरफ आप देख रहे हैं ज्वालामुखी और दूसरी तरफ देश। जैसे हम पहला उदाहरण लें, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। दूसरा महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है क्राकातोआ।
क्राकातोआ। किताब में कहीं कहीं लिखा रहता है क्राकाताओ या क्राकातोआ, कुछ भी लिखा हो, लेकिन एक ही चीज है, क्राकाताओ या तोआ। क्राकातोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। तीसरा प्रमुख इंपॉर्टेंट है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है? जापान में है, जापान। और चौथा प्रमुख है नरकोंडम। नरकोंडम, नरकोंडम ज्वालामुखी कहां है? अपने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में है, अंडमान निकोबार। अब यहां पर आप देखें तो बहुत सारी प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, लेकिन अगर आप चार जान रहे हैं, वेसुवियस इटली में है, क्राकातोआ इंडोनेशिया में है, फ्यूजियामा जापान में है, नरकोंडम अंडमान निकोबार में है। अगर ये चार ज्वालामुखी आप जान रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। कभी कभी कोई भी लेखक अलग अलग नहीं लिखा कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन शांत ज्वालामुखी है, कौन मृत ज्वालामुखी है। किसी भी कहीं भी किसी भी लेखक किताब में नहीं लिखा है, लेकिन ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हम 3 एक्टिव वल्केनो जो लिस्ट लिखवाए हैं, एक्टिव वल्केनो दे दे और एक इसमें कोई क्वेश्चन इसमें एक ऑप्शन में दे दे और इसमें पूछे कौन निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तब खोजना कठिन हो जाता है। जैसे क्राकातोआ ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, और एक दे दे वेसुवियस ज्वालामुखी, और एक दे दें हम एटना ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, बाकी वेसुवियस शांत है, क्राकातोआ शांत है, फ्यूजियामा शांत है। जैसे अभी माउंट ताल फिलीपींस में अभी उसका विस्फोट हुआ है, अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो अब उसमें अभी तक माउंट ताल जो ज्वालामुखी था वो शांत ज्वालामुखी था, डोरमेंट वल्केनो था, लेकिन अब उसका विस्फोट हो चुका है तो वो एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी हो गया है। तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि कौन सी प्रमुख ज्वालामुखी शांत है, कौन सी सक्रिय एक्टिव है, कौन सी डेड या मृत ज्वालामुखी है। तो यहां भी आपको इसलिए हम लिस्ट अलग अलग बनाते हुए चल रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर का ज्वालामुखी है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी कौन सी होती हैं? मृत ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का मतलब है कि जब डोरमेंट वल्केनो प्राचीन काल से, ऐतिहासिक काल से, हजारों वर्षों से पुनः विस्फोट नहीं हुआ और न विस्फोट होने की संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखी को मृत घोषित कर दिया जाता है, मृत ज्वालामुखी कहते हैं। मृत ज्वालामुखी की लिस्ट में प्रमुख आपको देखना होगा, जैसे माउंट बंद कर दीजिए। मृत ज्वालामुखी में आपको लिस्ट देखना होगा, जैसे माउंट पोपा। माउंट पोपा म्यांमार में है, माउंट पोपा म्यांमार में है। किलिमंजारो, किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में है, तंजानिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में है? तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप का देश है तंजानिया, तंजानिया में ये किलिमंजारो ज्वालामुखी है। इसके बाद देखते हैं
कि माउंट पोपर जैसे म्यांमार में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, कोहू सुल्तान ईरान में है, देमबंद ये भी ईरान में है। इसके बाद आप देखते हैं चिम्बराजो, इसी के आगे, देमबंद के आगे देखिए चिम्बराजो ये चिली में है। अब देखिए इसमें जो हमने लिस्ट बनाई है मृत ज्वालामुखी के बारे में, कौन कौन सी मृत ज्वालामुखी हैं, कहां कहां पर हैं। मृत ज्वालामुखी में सिर्फ इतने अगर आपके लिस्ट में तैयार हैं, इसी से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद हम ये देखें कि जो ज्वालामुखी मृत हो गई हैं, मृत होने के बाद उसमें किस तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं। यहाँ स्थलाकृतियों में लैंडस्केप देखेंगे, जैसे ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ से इस तरह से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो इसमें लावा बाहर निकल करके ऐसे फैलता है, और जब ज्वालामुखी शांत होती है, शांत होने के बाद वो मृत घोषित हो जाती है, तो इसके बाद जो पर्वत स्वरूप बनता है, जैसे ये यहाँ पर ऐसे पर्वत बना हुआ है, ये पर्वत बन गया, लावा का जमाव, ये पर्वत जैसी स्थलाकृत बन जाती है। ये भी ये पर्वत जैसा बन जाता है, ज्वालामुखी से जो निर्मित पर्वत बनते हैं। अगर ये लावा बड़ी दूर तक फैल गया है तो इसमें पठार भी बन जाते हैं, प्लस आगे मैदान भी बन जाता है। लेकिन जो ज्वालामुखी का मुहाना है, ये भी अगर वी आकार का बन जाए, कीप आकार का, फनल शेप, कीपाकार अगर आकृति बन जाए या वी आकार की आकृति बन जाए तो इसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर, इस स्थलाकृति को क्रेटर कहा जाता है। फनल शेप अगर पर्वत के बीच में ज्वालामुखी के मुहाने में अगर ऐसे बन रहा है तो इसको हम क्रेटर कहते हैं। कीपाकार या वी आकार की आकृति को क्रेटर कहते हैं। अगर यही इस तरह से न बन करके अगर ये मिट्टी धसकते धसकते इस तरह से यू आकार का बन जाए तो यू आकार शेप को काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा। तो अगर वी आकार का बनता है तो क्रेटर कहते हैं, यू आकार का बनता है तो काल्डेरा कहते हैं। और जब वर्षा होती है तो वर्षा में जब यहां पानी भर जाता है तो ये झील बन जाती है। तो जब झील जैसी आकृति या उसमें पानी भर जाता है तब इसी को काल्डेरा झील कहते हैं। अगर क्रेटर में पानी भर जाए तो क्रेटर झील, काल्डेरा के आकार में पानी भर जाए तो काल्डेरा झील कहते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित काल्डेरा झील कौन सी है? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कहां है? पेरू आब्लिक बोलीविया। दिख रहा? पेरू आब्लिक बोलीविया, यानी कि पेरू और बोलीविया दोनों देशों की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित काल्डेरा झील। काल्डेरा झील पूछा जाता है क्वेश्चन कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित काल्डेरा झील कौन सी है? टिटिकाका झील है। यह किस देश में है? पेरू और बोलीविया देश की सीमा पर स्थित है। ज्वालामुखी में
जब शांत हो जाती हैं, शांत होने के बाद धीरे धीरे शांत होती हैं, लावा निकलना बंद हो जाता है, तो उससे गैसें निकलती हैं। काफी दिनों तक धुआं निकलता रहता है। अगर ज्वालामुखी के मुहाने से केवल धुआं निकले तो उसे सोल्फ तारा या धुआंरा कहते हैं। पॉइंट नोट कर लीजिए कि ज्वालामुखी से केवल धुआं निकले, ज्वालामुखी से केवल धुआं निकले तो इसे धुआंरे कहते हैं। धुआं निकलने पर धुआंरे कहते हैं। स्मोक्स, जैसे कटमई ज्वालामुखी, 10,000 धुआंरों की घाटी कटमई ज्वालामुखी को कहते हैं, तो वहां धुआंरे जैसा ये दिखता है। लेकिन जिन ज्वालामुखियों से केवल गैसें निकलती हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जिन ज्वालामुखियों से या जिन ज्वालामुखी से केवल गैसें निकलती हैं, इन्हें सोल्फ तारा कहते हैं। जिन ज्वालामुखी से केवल गैसें निकलती हैं उन्हें सोल्फ तारा कहते हैं। अगला देखिए पॉइंट, ज्वालामुखी क्षेत्रों से, जहां पर ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट ज्यादा होता है, उस एरिया में अगर गर्म जल के फौहारे निकले पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी के भूगर्भ से पृथ्वी की सतह को तोड़ करके जब गर्म जल के फौहारे निकलते हैं, तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, ज्वालामुखी क्षेत्रों से गर्म जल के फौहारे को, गर्म जल के फौहारे को गीजर या गेसर कहते हैं। तो जिन ज्वालामुखी क्षेत्रों से गर्म जल के फौहारे निकलते हैं, उस गर्म जल के फौहारे को गीजर या गेसर कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध गीजर कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व प्रसिद्ध गीजर ओल्ड पेथफुल गीजर। विश्व प्रसिद्ध गीजर ओल्ड पेथफुल गीजर है। ये कहां है? यूएसए के येलोस्टोन पार्क में। तो जैसे गर्म जल के फव्वारे आप देखें तो अक्सर आपको यह मिलता है
आपको ये मिलता है कि अधिकांशतः गीजर ज्वालामुखी क्षेत्रों से मिलते हैं, जहां पर ज्वालामुखी के क्षेत्र होते हैं। लेकिन अपवाद में या बहुत ऐसी जगह और भी ज्वालामुखी जहां पर नहीं होते, वहां पर भी गीजर देखने को मिलते हैं। जैसे अपने भारत के बिहार में सीताकुंड गीजर, अपने भारत में तो कहीं भी ज्वालामुखी मुख्य भूभाग में कहीं भी नहीं है। अंडमान निकोबार में बैरन ज्वालामुखी और नरकुंडम ज्वालामुखी दो ही हैं, बाकी भारत के मुख्य भूमि में कहीं भी ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार में सीताकुंड गीजर देखने को मिलता है। तो ये अपवाद में भी कुछ ऐसे हैं जो गर्म जल के फव्वारे निकलते हैं। यहां पर आप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध गीजर कौन सा है, तो ओल्ड फेथफुल गीजर है, ये येलोस्टोन पार्क पर है। यहां इसके अलावा भी आप देखें, ज्वालामुखी से जब अगर आप अपने भारत के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते चल देंगे कि भारत में कहीं भी मुख्य भूमि में कहीं भी ज्वालामुखी नहीं है, इसके बावजूद भी ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानें हैं। जैसे अगर आप देखें भारत में काली मिट्टी जो रेगुर मिट्टी है, ये ज्वालामुखी लावा के द्वारा ही निर्मित हुई है। यहां पर अगर हम देखें कि इस एरिया में जहां आज अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, ये भाग क्रिटेशियस काल में नीचे धंसे, नीचे इनका भाग का धंसाव हुआ और धंसे वाले भाग में पानी भरा, ये सागर बने। लेकिन जो भारत का मुख्य भूमि है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र का क्रिटेशियस काल में यहां फॉल्टिंग हुई थी, दरार बन गई थी, गहरी दरार बनी थी और इस गहरी दरार से मैग्मा निकलना शुरू हुआ था। और जब यही मैग्मा चारों तरफ फैल गया और जब यह ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद यह ज्वालामुखी की चट्टानें बन गई। इस एरिया में ज्वालामुखी की चट्टानें बन गई। अब मैग्मा जो निकल करके पृथ्वी की सतह में लावा फैला, यह लावा दो प्रकार का था, एक अम्लीय लावा और एक क्षारीय लावा। अम्लीय लावा में अगर सिलिका की मात्रा 75% है तो वह अम्लीय लावा होगा, अम्लीय लावा। और अगर सिलिका की मात्रा लावा में सिलिका की मात्रा अगर 45% या इससे कम है तो वो क्षारीय लावा होगा, बेसिक लावा। अब यहां पर दो प्रकार का लावा था। जो इस एरिया में लावा का जमाव हुआ, इस एरिया में मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो दरारी उद्भेदन के द्वारा लावा का फैलाव हुआ, इसके लावा में सिलिका की मात्रा 45% है। यहां लावा क्षारीय प्रकृति का है और जो क्षारीय प्रकृति का है, लावा यहां पतला था, इसकी पतली परत में जमा हुआ, जल्दी ठंडा हुआ, तीव्र गति से ठंडा हुआ, जो मिट्टी के रूप में, काली मिट्टी के रूप में बिखर गया। जैसे इस क्षेत्र को आप जानते हैं मालवा पठार कहते हैं, मालवा पठार। लेकिन जो यहां पर दक्षिण वाले क्षेत्र में जो लावा फैला, इसके लावा में सिलिका की मात्रा 75% सिलिका था। यह अम्लीय लावा था और अम्लीय लावा गाढ़ा होता है
इसकी मोटी परत जमा हुई। धीरे धीरे ये ठंडा ठंडा होने में काफी समय लग गया, जिससे जब कोई चीज देर से ठंडी होकर के जमती है तो इसमें बड़े बड़े टुकड़े या लाल पथरीले पत्थर, यहां की मिट्टी लाल, इस पठार को दक्कन पठार कहते हैं। दक्कन। अपने भारत में ये जो दो पठार हैं, मालवा पठार और दक्कन का पठार, दोनों एक ही समय क्रिटेशियस काल में ही बने हैं, ज्वालामुखी लावा के द्वारा बने हैं। लेकिन यहाँ का जो लावा था क्षारीय प्रकृति का था, जल्दी ठंडा हुआ और इसमें काली मिट्टी के रूप में बिखर करके जमा हो गया। लेकिन दक्कन के पठार में जो लावा अम्लीय प्रकृति का था, गाढ़ा था, देर से ठंडा हुआ, जिससे लाल पथरीली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो अपने भारत में क्रिटेशियस काल में ये दरारी उद्भेदन से मैग्मा निकल करके इस लावा का फैलाव हुआ था। इसलिए अपने भारत के मुख्य भूमि में यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट न होने के बावजूद भी दरारी उद्भेदन के द्वारा यहाँ लावा का जमाव हुआ है। लेकिन अपने भारत के मुख्य भूमि में कहीं भी ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट किन क्षेत्रों में होते हैं, क्यों होते हैं, ये आपको देखना होगा। ज्वालामुखी, जैसे हमने आपको पढ़ा चुके हैं कि भूकंप विश्व में 3 पेटियां होती हैं। भूकंप की विश्व में 3 पेटियां हैं, 3 बेल्ट है। उसी तरह वही पेटियां ज्वालामुखी की भी पाई जाती हैं। यहां पर आप देखें, जैसे आपको भूकंप में हमने बताया था कि भूकंप की 3 पेटियां हैं, वही ज्वालामुखी की भी 3 पेटियां होती हैं। जैसे यहां पर आप नोट कर लीजिए, विश्व में ज्वालामुखी की 3 पेटियां, 3 बेल्ट, 3 पेटियां पाई जाती हैं। भूकंप में भी यही 3 पेटियां हमने बताया। नंबर 1 परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी, पेरी पैसिफिक, पेरी पैसिफिक या सर्किम पैसिफिक, कुछ भी आप लिखिए, पैसिफिक बेल्ट। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। भूकंप में जिन्होंने पढ़ा होगा, लेक्चर सुने होंगे, वहां पर हमने पूरा मैप में यहाँ वहां बताए थे, पेटियां भी दिखाए थे कि परिप्रशांत पेटी कहां पर है, मध्य महाद्वीपीय पेटी कहां पर है, मध्य अटलांटिक पेटी कहां पर है। यहां भी अगर देखें कि विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी या भूकंप किस पेटी में आते हैं, तो देखिए 68% चाहे भूकंप हो या ज्वालामुखी हो, परिप्रशांत पेटी में आते हैं। 21% भूकंप या ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाए जाते हैं और 9% ज्वालामुखी अटलांटिक, मध्य अटलांटिक पेटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जगह ज्वालामुखी हैं, जैसे अब कहा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप में
ये किस पेटी में है, तो ये पेटी से हट करके है। तो कुछ ऐसे ज्वालामुखी या भूकंप अलग से भी हैं, लेकिन ये 68% परिप्रशांत पेटी में, 21% मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाए जाते हैं, 9% मध्य अटलांटिक पेटी में पाए जाते हैं। आप लोग जब भूकंप में पढ़े थे तो हमने ये बताया था कि परिप्रशांत पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर, अब देखिए यहां पर देखें कि प्रशांत महासागर की बेल्ट कहां पर है। यहां अगर आप थोड़ा से मैप का सहारा लें तो मैप में आप यहां देख सकते हैं कि परिप्रशांत पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी की बेल्ट है, और इसके चारों ओर ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो यहां ऐसे अंतरिक्ष से देखने पर जैसे लगता है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर आग लगी हो, आग जैसा प्रतीत होता है। इसलिए प्रशांत पेटी को आग का गोला कहते हैं। जैसे ये एशिया है, मैप आप देख रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये पूरा प्रशांत महासागर है। हमने भूकंप में भी यही बताया था कि इसके चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी या भूकंप के केंद्र पाए जाते हैं, और जब इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर आग लगी है। इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय या आग का गोला कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशांत किस महासागर को आग का गोला कहते हैं, तो प्रशांत महासागर